नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में खबर दुनिया की। हम खबर दुनिया की बताते हैं। मैं हूं निखिल सिंह और आज दुनिया की खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है ट्रंप का चला कार्ड। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये आज हमारी खबरों में विशेष चर्चा का विषय भी होगा। इस पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का आखिर क्या मतलब है, क्या है मायने इसके, भारत के लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिहाज से क्या कुछ बदलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत, सभी 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की चली आंधी। पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी ट्रंप के खाते में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक और उपलब्धि डोनाल्ड ट्रंप के नाम। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप बने पहले राष्ट्रपति जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर हासिल की जीत। संसद के दोनों सदनों में भी रिपब्लिकन पार्टी का शानदार प्रदर्शन। ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, अगला 4 वर्ष अमेरिका के लिए होगा स्वर्णिम युग। भाषण में अवैध आव्रजन बंद करने का किया ऐलान। कहा, सीमाओं को सुरक्षित करने का करेंगे काम। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुनिया भर से बधाई संदेशों का लगा तांता। पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने पर दिया जोर। रूस ने कहा, ट्रंप की नीति देखने के बाद देंगे बधाई। तो खबर दुनिया की, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जुड़ी खबरों की बात। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। पूरी दुनिया में इसके संदेश, इसके मायने अलग अलग हैं। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। कमला हैरिस की हार और ट्रंप की जीत के कारणों में से एक विशेष रूप से लैटिन मतदाताओं के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन कम होना रहा है। ट्रंप को गैर श्वेत मतदाताओं का भी जबरदस्त समर्थन मिला है। आखिर वो नतीजा देखने को मिल गया जिसका दुनिया को इस साल सबसे ज्यादा इंतजार था। अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, ये भी तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात देते हुए एक बार फिर से ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर दिया है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और देश के कुल 538 इलेक्टोरल वोट में से ट्रंप ने बहुमत के लिए जरूरी 270 के आंकड़े को पार कर लिया। खास बात यह है कि चुनाव में जिन 7 स्विंग स्टेट की सबसे ज्यादा चर्चा रही थी, वहां पर ट्रंप का जादू चला है। एरिजोना, मिशिगन, नेवादा, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया। खास बात यह रही कि एरिजोना में 11, मिशिगन में 15, नेवादा में 6, विस्कॉन्सिन में 10, जॉर्जिया में 16 और पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाई। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family,
and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर जीत हासिल की है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जबकि ट्रंप 2020 का चुनाव जो बाइडेन से हार गए थे, इससे पहले 132 साल पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 4 साल के अंतराल पर 1884 और 1892 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं ट्रंप को पॉपुलर वोट में मिली जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई रिपब्लिकन उम्मीदवार ऐसा नहीं कर पाया। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा पॉपुलर वोट मिले थे। तब ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज में बढ़त के कारण राष्ट्रपति बन पाए थे। बहरहाल अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। रिपब्लिकन ने 4 साल में पहली बार सीनेट में बहुमत हासिल किया। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी रिपब्लिकन पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। ऐसे में ट्रंप की जीत एक ऐतिहासिक जनादेश को पेश करती है। तो ये थी बात डोनाल्ड ट्रंप के जीत की, और अब आइए नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक जीवन पर, उनकी राजनीतिक यात्रा पर एक नजर। 14 जून 1946 को जन्मे और रियल एस्टेट कारोबारी से लेकर कैसीनो व्यवसाय में हाथ आजमा चुके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया। 25 साल की उम्र में डोनाल्ड द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। ट्रंप 1970 और 1980 के दशक में एक महत्वाकांक्षी रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उभरे। 70 के दशक में ट्रंप अपने रियल एस्टेट कारोबार को फर्श से उठाकर अर्श तक तो पहुंचा दिया, लेकिन कैसीनो व्यवसाय उन्हें रास नहीं आया। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। उन्होंने ताजमहल कैसीनो बनवाने में $1 बिलियन खर्च कर दिए, जिसने ट्रंप को कंगाल बना दिया। उन्होंने अपनी 2 कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया। उस वक्त कारोबार में रसूख कायम कर चुके ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके थे कि उनकी कंपनी का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया था। ट्रंप 1980 के दशक से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को लेकर बयानबाजी करते रहते थे। हालांकि ट्रंप के इन बयानों को तब महज पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता था। पिता तो डेमोक्रेट के सदस्य थे, लेकिन ट्रंप शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर थे। साल 2000 में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की बजाय रिफॉर्म पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रिफॉर्म पार्टी से खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हालांकि 4 महीने बाद नाम वापस ले लिया। ट्रंप ने बाद में फिर से रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 2012 में ट्रंप को एक बार फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोई घोषणा नहीं की। ट्रंप औपचारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान को शुरू किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ। ट्रंप को चुनाव में हिलेरी के मुकाबले लगभग 28 लाख वोट कम मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट ट्रंप के पाले में अधिक आए, जिसकी वजह से ट्रंप राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने माइग्रेशन को लेकर सख्त रवैया अपनाया। अपने कार्यकाल में ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की योजना पर काम शुरू किया। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की एंट्री बैन की। ट्रंप पर राष्ट्रपति रहते अरबपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगा। सफलता के साथ साथ ट्रंप का विवादों से भी नाता रहा। राष्ट्रपति रहते ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। राष्ट्रपति रहते ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ भी बातचीत की। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक एक करके सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की।
तो 2020 का चुनाव हारने के बावजूद रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पर ट्रंप को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया और 132 वर्षों के बाद उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जिसका लोगों ने उम्मीद भी शायद नहीं की थी। और इस सारे विषय पर कि आखिर ट्रंप की जीत के क्या मायने हैं, दुनिया में क्या कुछ बदलाव हो सकता है और क्या भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मंजीव पुरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक मौजूद है। एम्बेसडर मंजीव पुरी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आलोक बंसल, जो कि निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बंसल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर पुरी, अगर आपके साथ इस चर्चा को शुरुआत करें तो सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि जो इतने समय से जब इलेक्शंस की शुरुआत हुई तो ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर के तमाम सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से ये एक शानदार जीत दर्ज की है, क्या इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसकी बड़ी वजह रही और कमला हैरिस के हार की प्रमुख वजह को कैसे देखते हैं? क्या क्या बदल गया? निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं आपकी एक चीज की बहुत बड़ी सराहना करना चाहता हूं। आपने जो संक्षिप्त में रिपोर्ट दायर की, बहुत अच्छी थी। ट्रंप की सीवी, बायोडेटा, लोगों को बहुत अच्छी तरह आपने समझा। बहुत धन्यवाद। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल से कहूंगा। 2015 और इनफैक्ट उससे शायद एक आध साल पहले जब ओबामा प्रेसिडेंट हुए तो ट्रंप ने दो चीजें फील की। एक कि ग्लोबलाइजेशन में जो पुराने अमेरिकन चीजें थी, जिनको हम लोग ये कहते हैं, जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, जो ग्लोबलाइजेशन की नई हालत में अपने आप को समझते थे कि वो पिछड़ गए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इन लोगों में आक्रोश। और जब हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई, ओबामा के 8 साल हो गए, ओबामा अपने में बहुत पॉपुलर थे, तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी इनकी। उस अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा इनका हाथ भी दिया गया, हिलरी क्लिंटन को क्रुकेड कहा गया और ये सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज में जीत सके। लेकिन अमेरिका में है इलेक्टोरल कॉलेज, सिर्फ मेजॉरिटी वोट लेना जरूरी नहीं है, वो जरूरी है भी नहीं, आपको इलेक्टोरल कॉलेज जीतना पड़ता। मैं मानता हूं कि देखिए, ये जो आक्रोश की बात है, ये अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ग्लोबलाइजेशन से लिंक करें, इसे किसी और चीज से लिंक करें, और इस चीज का ट्रंप ने पूरा फायदा उठाया। जब ये हारे 2020 में, तो कोविड को ये मिसमैनेज कर, और लोगों ने यही देखा, जैसे अमेरिका में कहते हैं इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और इकोनॉमी में हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़े मैक्रो इकोनॉमिक चीजों की, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। लोग आज क्या कहते हैं कि 4 साल पहले महंगाई जरा कम थी, आप ज्यादा है, इसलिए जो बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। इन सब चीजों को उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया। रिपब्लिकन पार्टी में कोई खास इनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाए, और ये इन अ सेंस जिसको कहते हैं आक्रोश के एम्बेसडर। और आक्रोश अमेरिका में बहुत सारे लोगों में, लोग कहते हैं 50% पॉपुलेशन, जो लोग समझते हैं कि अमेरिका ही दुनिया का लीडर था, वो अब ये समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको देख। एक और छोटी सी मैं आपसे बात कहूं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उधर, और जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनुअल लेबर, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रूरल एरियाज में काम करते हैं, उनमें दरार है। लैटिनो और कुछ ब्लैक लोग जो हैं, जो अफ्रीकन डिसेंट के आदमी लोग हैं, उनको भी लगा कि ट्रंप जो है वो हम लोगों के लिए, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, हम लोगों के लिए ज्यादा काम करेंगे। कमला हैरिस जो है और डेमोक्रेट पार्टी जो है, इससे बिछड़ गई है। ये बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, वैश्विकता के बारे में बातें करते हैं, ह्यूमन राइट्स, ऐसी वैसी चीजें करते हैं। हम तो रोजमर्रा की समस्याओं के साथ पेश आते हैं। माइग्रेशन का हमें एक मसला है, उस सब के लिए ये हमारे लिए अच्छा होगा। जिसको कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो ट्रंप का स्लोगन होगा। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी ग्रेट हो जाएगी, बेटर होगी, कमला हैरिस से तो बेटर होगी। उन्होंने बहुत तादाद में उनको सपोर्ट किया, सभी स्विंग स्टेट में भी किया, और सिर्फ उनको, कमला हैरिस को वहां सपोर्ट मिली जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक होल्ड्स हैं वहीं पर। और ये जो आपने एक और चीज कही, ये पहली बार हुआ है कि सिर्फ स्विंग स्टेट्स और इलेक्टोरल कॉलेज को जीत के नहीं हुआ, एक्चुअली ओवरऑल विक्ट्री भी हुई है। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, लेकिन इट इज अ रिजल्ट कि अमेरिका में आक्रोश है और वो बिल्कुल उभर के आया। बाइडेन हैरिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो लोग उसके साथ, लेट मी पुट इट वेरी सिंपली, देयर वाज अ डिग्री ऑफ डिसएंट।
जी 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 बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष भी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से, व्हाइट हाउस से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। और आलोक बंसल जी आपके पास आते हैं, उससे पहले कुछ लाइव अपडेट्स भी ले शुभेंदु के पास। शुभेंदु, बहुत स्वागत है आपका। और किस तरह से जश्न की तस्वीरें आप हमारे साथ साझा करेंगे, उन भावनाओं को हमारे साथ साझा करेंगे, और ख़ासतौर पर आपसे समझना जानना चाहेंगे जो भारतीय हैं अमेरिका में, किस तरह से उनका रिएक्शन है इस जीत पर, ट्रंप की जीत पर। जी निखिल, मैं अभी इस वक्त व्हाइट हाउस के सामने हूं। ये हमें मालूम है कि ऑफिस और निवास होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। फिलहाल इसमें जो है बाइडेन है, अभी उनका टेन्योर समाप्त नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। करीब 2 महीने का समय है अभी उनको राष्ट्रपति बनने का, इनॉग्रेशन होने का। कुछ तस्वीरें अगर हम पास से दिखा पाएं आपको व्हाइट हाउस की, आप देख पा रहे होंगे बहुत फसाद और बहुत वहां पे काम चल रहा है। और काम, ये इनॉग्रेशन का जो दिन होगा, जो 20 जनवरी होता है अमूमन, उस दिन के लिए तैयारी चल रही है, जब हजारों लोग यहां इकट्ठे होंगे इनॉग्रेशन के लिए, नई लीडरशिप की, नई प्रेसिडेंसी की। वो सीट्स बन रही हैं, वुडन प्लैंक्स लग रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है, ताकि जब नए प्रेसिडेंट ओथ लें तो उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए लोग अलग अलग जगह से यहाँ जो आते हैं उनको यहाँ बैठने की जगह मिले। तो ये तैयारी जो है ये वोटिंग से भी पहले चल रही है। और अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो कमाल का एक रेड स्वीप हमें देखने को मिला है इस इलेक्शंस में। जो ओपिनियन पोल्स थे, जो पोल्स से शुरू में जो कांटे की टक्कर की बात कर रहे थे, हम भी उन्हें कोट करके कह रहे थे कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत करीबी मुकाबला होगा, लेकिन ये करीबी मुकाबला नहीं लग रहा है, ये स्वीप है। जिस तरीके से स्विंग स्टेट्स को पूरी तरीके से लाल कर दिया है, सपोर्ट जो रिपब्लिकन्स को मिला है, सपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, उससे जो हमारे गेस्ट बता रहे थे कि जो आक्रोश है, मैं उसको लेटेंट एंगर कहूंगा, थोड़ा छुपा हुआ आक्रोश, क्योंकि वो आक्रोश और उसका जो इम्पैक्ट है वो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। काफी वोटर्स हम लोगों ने उनसे बात करी, वो क्लियरली डेमोक्रेट या रिपब्लिकन के सपोर्टर्स थे। बट जो वोटर्स कई बार मीडिया से बात नहीं करते, जो अपना मन बना चुके होते हैं लेकिन साइलेंट वोटर्स होते हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने ये कमाल करके दिखाया है। पूरी तरीके से जो है सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया है, ना सिर्फ स्टेट्स में बल्कि जो अलग अलग डेमोग्राफीज हैं, एशियन अमेरिकन हो, हिस्पैनिक्स हो, महिलाओं का सपोर्ट हो, जो व्हाइट ट्रेडिशनल सपोर्ट है उनका, अमेरिकन उनका तो सपोर्ट मिला ही है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत है डोनाल्ड ट्रंप की 2016 के मुकाबले। और अब तो उनके पास अनुभव भी है प्रेसिडेंट होने का, ऑपोजिशन में रहने का। तो अब जो नई प्रेसिडेंसी आई है, ज्यादा शक्ति के साथ, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप लौट रहे हैं। निखिल जी, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ लौट रहे हैं। ज़्यादा बड़ी उनको जीत मिली है, जाहिर तौर पर एक्सपेक्टेशंस भी उनके पास ज़्यादा होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक बंसल जी के पास आते हैं। आलोक बंसल जी, जब अमेरिका में राष्ट्रपति बदलता है तो बहुत कुछ चेंज होता है, ऐसा समझा जाता है। दुनिया के लिए क्या कुछ बदलने वाला है? वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कोई आप बदलाव देख रहे हैं? आपको लगता है कि कोई चीज़ें धीरे से ही सही लेकिन बदलती हैं? किस तरह से ये बदलाव देखेंगे? देखिए, बहुत सारे बदलावों की संभावना है। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ट्रंप साहब पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं जी, और इनकी जो एक विशेषता है वो ये है कि इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। आज जो स्टेटमेंट देंगे वो कल बदल सकते हैं, परसों फिर वापस बदल सकते हैं। अगर आपको याद हो, पिछली बार जब चुनाव में लड़ रहे थे तो इन्होंने बोला अफगानिस्तान से मैं सेना हटा दूंगा इतने दिनों के बाद, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं मुझे सेना और बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद घटाऊंगा। तो इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी जो है वो ट्रंप साहब की विशेषता है। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए जी। जहां तक सवाल पॉजिटिव्स का है, पहली चीज इन्होंने कहा कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध बंद कर दूंगा, और ये मेरे को लगता है काफी संभव है, क्योंकि इस बार संसद भी इनके साथ है और मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन होगा। पिछली बार भी ये रूस के साथ संबंध सुधारने के इच्छुक थे, लेकिन जिस तरीके के एलिगेशंस इनके ऊपर लगे कि रूस ने इनके चुनाव के में मदद की, तो इनको एक स्टैंस लेना पड़ा जो रूस के खिलाफ था। तो मेरे को ऐसा लगता है जहां तक सवाल रूस यूक्रेन युद्ध का है वो बड़ी जल्दी खत्म हो सकता है इनके सत्ता में आने के बाद, क्योंकि इसके बाद यूक्रेन पर दबाव पड़ेगा और हो सकता है वो पुतिन के साथ समझौते के लिए तैयार हो जाए।
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पे विश्वास करते हैं। हो सकता है नेटो में अभी तो नए नए राष्ट्र जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे राष्ट्र जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध में न्यूट्रलिटी अपनाई थी वो भी आज नेटो में जुड़ गए। ऐसे राष्ट्र जिन्होंने संधि की थी, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशन के अंडर थे कि हम किसी सैनिक संगठन को नहीं जोड़ेंगे, उन्होंने भी नेटो ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि जो भी राष्ट्र 1% अपना जीडीपी नहीं करेगा मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, तो अब हो सकता है कि लोग नेटो के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएं। तो ये तो है। और चौथी बात ये है कि जो मध्य पूर्व का जो संघर्ष है वहां ये पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करने वाले हैं। और इसका एक जो बाई प्रोडक्ट होने वाला है वो ये होने वाला है कि ईरान में जो नए राष्ट्रपति आए थे जो उदारवादी हैं और जो चाह रहे थे कि जेसीपीओ को वापस समझौते को वापस हस्ताक्षर हों, और वो अपेक्षा कर रहे थे कि अमेरिका के साथ संबंध सुधार के रखे, और ईरान ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया की इजराइल के हमलों की, वो दर्शा रहा था कि वो इच्छुक है कि जल्दी ही अमेरिका के साथ कोई समझौता हो जाए। वो शायद ना हो पाए। भारत में लोग सबसे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं ट्रंप जी की। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह माना जाता है कि ट्रंप उनके दुश्मन है जो भारत के दुश्मन। इन्हें चीन विरोधी माना जाता है, इन्हें पाकिस्तान विरोधी माना जाता है, इसलिए बहुत चीन के लिहाज से बंसल साहब क्या कुछ फर्क होने वाला है? कितने क्योंकि रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे तो अमेरिका के साथ है नहीं। देखिए, कहा जा रहा है कि जो सप्लाई चेन है जो वहां से आ रही है वो शायद वहां से शिफ्ट हो, और कईयों का मानना है और कई बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये कहा है कि ये भारत के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये काफी सप्लाई चेन्स जो हैं वो भारत को शिफ्ट होंगी और इससे हमें फायदा मिलेगा। तो ऐसा समझा जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने 4-5 राष्ट्रों से आने वाले नागरिकों के ऊपर वीजा प्रतिबंध लगाए थे, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान विरोधी भी होंगे। लेकिन ट्रंप साहब के साथ कुछ और समस्याएं भी हैं, और जिसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये जो यूफोरिया है, इसके बाद थोड़ा कुछ हमें वास्तविकता की तरफ भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि एक इनकंसिस्टेंसी तो इनका हॉलमार्क है ही है कि आज उठे और उठ के कोई ट्वीट कर दिया, कल को उठे और फिर कल को दूसरा ट्वीट कर दिया, तो ये इनकंसिस्टेंसी रहेगी। दूसरी चीज प्रोटेक्शनिज्म के समर्थक है। ये कहते हैं कि भाई अमेरिका में जो दूसरे देशों से सामान आ रहा है उस पर टैरिफ्स बढ़ने चाहिए, इसका भारत पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है अमेरिका के साथ वो पॉजिटिव है। हम अमेरिका को ज्यादा निर्यात करते हैं बजाय करने के, इस पे समस्या हो सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या, जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम इमिग्रेशन को रोकेंगे, इलीगल इमिग्रेशन की बात कही, लीगल माइग्रेशन बोल रहे हैं, अलाउ करेंगे, लेकिन समझ लीजिए लीगल माइग्रेशन क्या है। अगर कोई कंपनी किसी वर्कर को इंडिया से लेके जाता है तो उसको यह सर्टिफिकेट देना होता है कि हमारे यहाँ इस तरीके की कैपेबिलिटी का वर्कर हमें अमेरिका के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, अमूमन सारी कंपनियां दे देती हैं और यहां से लोग ले जाती हैं। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन में यह मुश्किल होने वाला है। तो H1B वीजा या L1 वीजा जो है भारत से जाने वाली आईटी कंपनीज के लिए मुश्किल होने वाला है दिन प्रतिदिन। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी कंपनी दूसरे राष्ट्रों में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो अमेरिका के जॉब्स को डिप्लॉय कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि वो अमेरिका में ही इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्शन करें। तो इसका भी एक एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। और एक और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो भी राष्ट्र डॉलर के अलावा अन्य करेंसी में व्यापार करेगा उसके ऊपर हम 100% टैक्स लगाएंगे। नाउ अब इसका क्या असर होगा ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट करेंसीज में ले रहे हैं। हम कई अन्य राष्ट्रों के साथ भी रूपी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और अन्य करेंसियों में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा। और एक फाइनल मुद्दा जो है, जो ईरान के साथ इनके संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे। अगर आपको याद हो पिछले टेन्योर में इन्होंने अपने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सिर्फ इसीलिए हटा दिया क्योंकि उसने कहा कि ईरान के साथ समझौता ठीक चल रहा है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं चल रहा। तो अब अगर ईरान के साथ संबंध खराब होते हैं तो यह भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि ईरान और तो कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका का, लेकिन वो फारस की खाड़ी में जो है वो उपद्रव और तहल पहल कहला सकता है। और आज भारत को $100 बिलियन से ज्यादा हर साल रेमिटेंसेस मिलते हैं, और इसमें करीब आधा जो है फारस की खाड़ी से आता है। साथ ही साथ ईरान के माध्यम से हम मध्य एशिया और यूरेशियन हार्टलैंड को एक्सेस करते हैं। तो अगर ईरान के साथ युद्ध होता है या तनाव पैदा होता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा मानना है कि जो वैश्विक व्यवस्था है वो काफी हद तक परिवर्तित हो सकती है। हालांकि ट्रंप साहब का एक और कहना है कि उनके दौरान कोई युद्ध नहीं होगा। जैसे उनका कहना था कि मेरी प्रीवियस प्रेसिडेंसी में भी कोई नया युद्ध
इन्होंने नहीं शुरू किया था, जबकि डेमोक्रेट्स ने कई युद्धों में अमेरिका को डाला है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज होगी। और अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, विश्व के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि जो विश्व की खाद्य सुरक्षा है उसके लिए एक बहुत बड़ा राहत का विषय होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही खाद्य पदार्थों के बहुत बड़े निर्यातक। जी जी जी, निश्चित तौर पर युद्ध तो अगर बंद होता है तो निश्चित तौर पर तमाम फायदे इसके हैं, और इसको भारत जैसा देश तो बार बार कहता रहा है। और जब भारत के लिहाज से अमेरिका के रिश्तों की बात करेंगे, जैसा कि अभी आलोक बंसल जी ने बहुत सारे चैलेंजेस भी बताए हैं, क्या कुछ इसमें और पॉइंट्स होंगे किस तरह से भारत के लिहाज से ये रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं, या क्या कुछ इसमें चैलेंजेस हैं? एम्बेसडर पुरी से भी इसको समझेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत की, और किस तरह से इसके मायने हैं, क्या कुछ दुनिया में बदलेगा, क्या कुछ भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, और हमारे साथ एक हमारे संवाददाता अमेरिका से वॉशिंगटन DC से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ खबरों से भी रूबरू करा दें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत बेहद महत्वपूर्ण है, हम ये बार बार कहते रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में क्या कुछ कहा, उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए स्वर्णिम काल होगा। ट्रंप ने भाषण के दौरान अमेरिका के घरेलू मुद्दों से लेकर आगे प्रशासन की नीति तक पर बात की। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद धन्यवाद भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो आखिरी सांस तक एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस शानदार जीत से अमेरिका अब स्वर्णिम युग में प्रवेश करने जा रहा है। I believe the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. वहीं अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए शक्तिशाली जनादेश हासिल करने पर ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले की कोशिश का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ने एक कारण से मेरी जान बख्श दी और वह कारण है हमारे देश को बचाना। God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिका की सीमा सुरक्षा और अप्रवासन जैसे मुद्दों से जुड़े वादों को भी दोहराया। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अपने संबोधन में ट्रंप ने संकेत देते हुए ये कहा कि उनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। We want to have borders
We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. डोनाल्ड ट्रंप ने इस जीत को अमेरिकी लोगों को समर्पित करते हुए अमेरिका को फिर से महान बनाने पर जोर दिया। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान और वॉशिंगटन डीसी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम अपने मेहमानों से एक बार आपका फिर से परिचय करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर मंजीव पुरी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। आलोक बंसल जी, जो कि निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के, विदेश मामलों के जानकार हैं। आलोक बंसल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से शुभेंदु घोष, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुभेंदु, आपका भी स्वागत है। और शुभेंदु, आपसे समझना चाहेंगे, हम भारतीयों का रिएक्शंस दरअसल जानना चाह रहे थे आपसे, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इंडियंस और ओवरऑल जो फील है यूएस का, क्योंकि बहुत बड़ी जीत है। जो आपने कहा कि शायद जो मन में गुस्सा था वो दबा हुआ था लोगों के, तो वो किस तरह से अब एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि जीत के बाद जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखती हैं। जी बिल्कुल निखिल, बहुत बड़ी जीत है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी। जो यहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, खासकर हम, क्योंकि हमने कहा कि सभी जो डेमोग्राफीज हैं उनसे सपोर्ट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ पर है वो बहुत प्रभुत्व है। हालांकि उनका जो नंबर है करीब 5-6 मिलियन है पूरे अमेरिका में, जो कि 1% है केवल यहाँ की पॉपुलेशन का, पर उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो सोसाइटी के प्रति, इकोनॉमी के प्रति कंट्रीब्यूशन है वो अपनी पॉपुलेशन की परसेंटेज से काफी ज्यादा है। उनके लिए भी जो इकोनॉमी का मुद्दा था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं उनका यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इससे जुड़ा हुआ है कि किस तरीके की इकोनॉमिक विजन आगे प्रस्तुत हो। मैक्रो तौर पे देखा जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो असर है वो लोगों की जिंदगी पे देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक भारत के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। पिछले हमने उनके टेन्योर में देखा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मित्र हैं। जब प्रधानमंत्री ने उनको विश किया इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर भी, तो उन्होंने एक मित्र की तरह ही संबोधन किया। तो उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भारत और भारतीयों के काफी करीब माना जाता है। तो ये भी उम्मीद है कि उसका जो असर है, यहाँ के भारतीय सोचते हैं कि उसका असर उनके जीवन पर भी पड़ेगा, तो ये लेकर उल्लास है। लेकिन जैसे हमने कहा कि माइग्रेशन को लेकर जो रियल पॉलिटिक है, जो रियल इश्यूज हैं, उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा भारतीयों पे, जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने काफी सेलिब्रेट किया। रात को करीब 3-4 बजे तक उनका जो स्पीच कंक्लूड हुआ। उसके बाद फ्लोरिडा जो स्टेट है जहां पे हमारे संवाददाता अमृतपाल हमें सारी अपडेट्स दे रहे थे, ठीक है। तो वहां पाम बीच पे जो है काफी सेलिब्रेशन हुआ, उनका निवास भी वहीं पर। शुभेंदु, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, दरअसल जिन्होंने जीत हासिल की अगर ये कहें, उनके साथ में फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत को सार्थक बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो सार्थक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ये फोन पर बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत को सार्थक बताया है और कहा है तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एक बार फिर से मिलकर काम करेंगे और इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो दोनों नेताओं के बीच में उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है वो सार्थक रही है। तो प्रधानमंत्री ने इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी थी और उसके बाद अब फोन पर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक बताया है। हमारे साथ में शुभेंदु घोष जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में हमारी बातचीत हम कर रहे थे। शुभेंदु, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, भारत में भी चुनाव आपने कवर किए हैं, ये थोड़ा सा शायद
एक डिफरेंट फील हम आपसे समझना चाहते हैं। और यूएस में भी आप पिछले काफ़ी दिनों से इन चुनावों को कवर कर रहे हैं, क्या डिफरेंट, किस तरह से आपको एक डिफरेंस कैसे है भारत के चुनावों में और अमेरिका के चुनावों में? सिस्टम ज़रूर डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र का जिसको कहते हैं कि उसको मजबूत बनाने का काम दोनों डेमोक्रेसीज करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो। किस तरह से साम्यता और एक डिफरेंस, दोनों चीज़ें कैसे देखते हैं? जी निखिल, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण गणतंत्र है, डेमोक्रेसीज है दुनिया में। डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप भारत से बाहर जाते हैं यूरोप में या अमेरिका में, तो वो जो पॉपुलेशन साइज है उस पर पहले आपकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पे जो एलिजिबल वोटर्स थे वो करीब 200 मिलियन के थोड़ा सा 240 मिलियन के करीब उनका नंबर था। भारत में करीब 1 बिलियन, लगभग 900 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे। तो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके नंबर में तो जमीन आसमान का फर्क है। कुछ रिफॉर्म्स भी हैं यहाँ पे अमेरिका में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि अर्ली वोटिंग का हमने देखा। कानून के मुताबिक यहाँ के करीब 40 दिन पहले, इलेक्शन डे के 40 दिन पहले तक आपके जो स्टेट हैं, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अरेंजमेंट कर सकती है कि आप वोट अपना दे सकें। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक जगह आकर, एक ही बूथ पर आकर आपको वोट देना होगा, छुट्टी लेके कहीं से आना होगा। पूरे महीने का समय होता है, आप कभी भी आपको समय मिले आप वोट दें। तो इससे काफी सहूलियत हो जाती है। यहाँ के जो वोटर्स हैं अलग अलग शहरों में रहते हैं, कोई बाहर भी रहते हैं, तो 1 महीने का समय होता है कि आप आके आराम से वोट दें। वहीं भारत में जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, उससे जो इलेक्शन प्रोसेस है वो काफी एफिशिएंट रहती है। जो मतों की गणना होती है वो काफी एफिशिएंट होती है। एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस होता है कि इस बॉडी से हमें सारी जानकारी मिलेगी। जबकि अमेरिका में ये एक बिल्कुल फेडरल स्टेट जिसको कहते हैं, आइडियल फेडरल स्टेट, यहाँ पे स्टेट्स के पास काफी शक्तियां हैं। जो इलेक्शन की काउंटिंग भी होती है, जो अभी भी हुई, ये स्टेट्स अपनी काउंटिंग, अपनी वोटिंग अपने आप करते हैं। ये कोई सेंट्रल एजेंसी इनको कंट्रोल नहीं करता। अपना ये वोटिंग करवा के, काउंटिंग करवा के, ये जानकारी जो है आप तक आपको मुहैया करवा देते हैं, आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आप उसको टैली कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि कौन जीता ये इलेक्शन। तो उस तरीके से काफी ये फंडामेंटल डिफरेंसेस है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज हैं लिबर्टी की, फ्रीडम की, अपॉर्चुनिटीज की, उन सब इसेंशियल वैल्यूज में तो भारत और अमेरिका बहुत दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। और अब तो हम देखते हैं कि 2024 में स्ट्रेटेजिक तौर पे भी इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं। इंडो पैसिफिक की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, जो सप्लाई चेन मॉडिफाई हो रहा है, चाइना +1 एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, तो उन सब लिहाज से भारत और अमेरिका के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और इसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अगले साल ये ओथ लेंगे यहाँ के राष्ट्रपति पद का, दोनों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भारत अमेरिका के रिलेशंस को आगे कैसे ले जाते हैं यहाँ से। जी निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया तमाम आपसे बातचीत के लिए, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए शुभेंदु, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ दो खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मंजीव पुरी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आलोक बंसल जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। एम्बेसडर पुरी, अगर आपसे समझना चाहें, जब हम भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इस देश में सभी ये समझना चाहते हैं कि अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट बदल गया है तो उसका भारत के लिहाज से क्या मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये। अभी तमाम चैलेंजेस की बात आलोक बंसल जी ने कही, आपको कुछ सिल्वर लाइनिंग भी दिखाई पड़ती है? क्योंकि जो एक यूफोरिया की बात कही जा रही भारत में, एक ये समझा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त आ गया है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? और एक बात मैं और आपसे समझना चाहूंगा एज ए राजनयिक, एज ए डिप्लोमैट, कि जब प्रेसिडेंट या किसी पार्टी प्रेसिडेंट चेंज होता है या जो पार्टी चेंज होती है, रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक से रिपब्लिकन, तो किस तरह का चेंज जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सिस्टम है उसमें दिखाई पड़ता है? कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, ये बहुत अहम आपने सवाल किया। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ये कहूं कि आपने अभी कहा कि आप कोई सिल्वर लाइनिंग देखते हैं और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि भारत में तो एक किस्म का हर्षोल्लास है, लोग समझ रहे हैं कि हमारा दोस्त आ गया। तो ये किस तरह हुआ? क्या मतलब है कि हम लोग जो विदेश नीति, कूटनीति के बारे में बिल्कुल बातचीत करते हैं, क्या लोग उसको समझते नहीं है, सुनते नहीं? नहीं, ये दो पहलू हैं एक ही चीज के, अलग अलग पहलू। जी,
डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंसल साहब ने कहा ट्रांजैक्शनल है, वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए अगर उन्हें लगे कि वो उनके फायदे में है पर्सनली और उनके देश के फायदे में। उन्होंने हमसे जीएसपी प्रेफरेंसेस हटाई, सब किस्मों की चीजें पिछली बारी कही, और अभी भी ये कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो टैरिफ्स का फायदा लेता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेता। ठीक है, ये सब हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जनरल फीलिंग क्यों है? प्रधानमंत्री ने उनको दोस्त कहा, ये सिर्फ ऐसे औपचारिकता नहीं है, इसमें देयर आर अदर फैक्टर्स टू इट, क्योंकि केमिस्ट्री मैटर। एक बड़ी चीज है जो हम मानते हैं कि थोड़ी सी पॉलिसी स्पेस बढ़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की चीजें, जो चीजें अमेरिका के लिए फायदे की हैं, जो उनके साथ है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। आपके अंदरूनी मामले क्या है उनसे जरा थोड़ा हटके आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी ये ऐसे ही होते हैं। डेमोक्रेट पार्टी जो है वो जिसको कहते हैं हस्तक्षेप में ज्यादा बिलीव करते हैं, हेजेमनी अमेरिका, ये सब उनकी थियरीज हैं, एंड सो ऑन एंड सो इस तरह जनरल फीलिंग ये है कि ये जो है हमारे लिए इस किस्म के प्रेसिडेंट हैं जो हमारे लिए फायदा हो। लेकिन आई थिंक मेजर चीज हमें ये समझनी कि इंडिया जो है अब दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बीच में। हम एक कंट्री ऑफ इंटरेस्ट किसी भी बड़ी इकोनॉमी में, जिसमें अमेरिका सर्टेनली बिल्कुल है, हम एक कंट्री ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब करो तो आपका भी इसमें फायदा हो। ये तो एक साइड है। दूसरा, ये सारा चाइना का। अब अगर हम माने कि कॉन्टेस्टेशन रहेगा और कॉन्टेस्टेशन और सीवियर होगा तो भारत की एक जियोपॉलिटिकल भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण और हमारी क्षमताओं के कारण। हम, आप ये बताइए इंडो पैसिफिक में और कौन है जो एक किस्म के अमेरिका के मेजर एलाइज बन सकते? छोटे मोटे आसियान के कंट्री, हाँ, अप टू अ पॉइंट, बट नॉट मोर देन। भारत ये एक मुल्क है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर मैं जरूर लोगों को कॉशन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजैक्शनल नेचर है वो ऐसी भी है कि वो हो सकता है कि वो चाइना के साथ एक किस्म का वाया मीडिया जो रूस और पुराना यूएसएसआर और अमेरिका का था 50 साल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस किस्म का चीज निकाल। तो ये कई चीजें पॉसिबल है जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है जो आपने कहा कि जब चेंज होता तो क्या हो। एक चीज, मिस्टर ट्रंप जो है वो अपने ही किस्म के आदमी है, अपने ही आदमी है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। वो उनमें एक चीज बड़ी स्ट्रांग है, वो अपने स्वार्थ को बड़ा जबरदस्त है। दुनिया का क्या स्वार्थ है वो शायद उनके लिए सेकेंडरी, अपना स्वार्थ में पर्सनली और उसके बाद अपने देश और अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए। जैसे उन्होंने कहा आई विल फाइट फॉर यू एवरी डे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ग्लोबल मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगा, क्लाइमेट चेंज में मैं कुछ करूंगा, बिल्कुल नहीं कहा। और ये उनकी जिसको कहते हैं छवि भी जी। होता क्या है, जब एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका जैसी कंट्री में बदलते हैं तो सारे नए लोग, नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगेगा वहां पर, नए ऑफिशियल्स लगेंगे। और ये सिर्फ ये नहीं कि मंत्री के लेवल पे, काफी नीचे तक हमारे यहाँ जो, जहाँ हम लोग कहते हैं कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक बहुत सारे लोग बदल जाते, लोगों से फर्क पड़ा। केमिस्ट्री तो मैटर करती है, सिर्फ लीडर्स के नहीं, लेकिन जो लोग आप लगाओ उनके क्या विचारधारा है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट तो आप हर किस्म का दे सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हम करना चाहते हैं, ये हम नहीं करना चाहते। सो ये चेंजेस तो हम जरूर नोटिस करेंगे। अदरवाइज लेट अस रिमेंबर, अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के हैं, दोनों पार्टीज काफी हद तक उसके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे जो इंटरेस्ट है हमारे इंटरेस्ट। लेकिन मैं मानता बहुत स्ट्रांगली हूँ हमारी जो पोजीशन एज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, एज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड, हमारे साथ एंगेज करना इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट even for the world's most powerful and richest country, the United States. So we are well placed, जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल, वी आर इंडिस्पेंसिबल, इसको ऐसे भी समझना चाहिए। भारत को नज़रअंदाज करके कोई आगे शायद आज के युग में तो नहीं बढ़ सकता है। बंसल साहब, आप शायद इस बात से सहमत होंगे। और दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब एक जहन में सवाल ये भी आता है कि जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का 2020 से पहले का 16 से 20 तक का जो शासन था, और अब क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं पहले वाले में से अब में कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? कुछ बदलेगा आपको लग रहा है?
देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो सुदृढ़ हैं और सुदृढ़ होते रहेंगे, कोई भी प्रशासन आए। इस बात को पहली चीज समझ ले, क्योंकि हमारे और उनके वैल्यूज से जो डेमोक्रेसी, जनतांत्रिक मूल्य और जो बहुलता का सिद्धांत है, ये भारत और अमेरिका को साथ लाता है। हमारी कॉमन वैल्यूज हैं और इस कारण हम आपस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा पावरफुल होता जा रहा है, आज अमेरिका के अंदर इंडियन डायस्पोरा सबसे पावरफुल है। जैसे आपने कहा 1% से कम जनसंख्या होने के बावजूद और इंडियंस, भारतीय आपको हर जगह दिख जाते हैं। आप ये देख लीजिए, राजनीतिक मैदान में देख लीजिए, कमला हैरिस भी आदि भारतीय हैं, उपराष्ट्रपति जो अब चुने गए हैं उनकी धर्मपत्नी भी भारतीय हैं। तो भारतीय 1% होने के बावजूद भी सब जगह विजिबल है, हर प्रशासन में कोई ना कोई भारतीय रहा है उच्च पदों पे। तो ये दर्शाता है कि भारतीय डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायस्पोरा दोनों देशों को साथ रखने का काम करेगा, जैसे जूइश डायस्पोरा पहले अमेरिका और इजराइल को साथ रखता था। तो जहां तक सवाल दोनों देशों के हैं, वो तो होते ही रहेंगे, प्रगाढ़ होते रहेंगे। साथ ही साथ एक और प्लस पॉइंट है इस वक्त, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अब इसके बाद जो चिंताएं हैं वो चिंताएं हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रंप साहब जो हैं एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में विश्वास करते हैं और इनकंसिस्टेंसी है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और हम आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुछ चिंताएं जरूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे और विशेषकर आने वाले कुछ दिनों में, शुरुआत के कुछ दिनों में तो हमारे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हो सकता है आगे चलकर हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो ट्रेड के, विशेषकर व्यापार के मुद्दों। ठीक है, हो सकता है जो पहला और दूसरा कार्यकाल में मैं समझना चाह रहा था कुछ अंतर आलोक जी। देखिए, पहले कार्यकाल में जो ट्रंप साहब थे वो काफी एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजी के थे और अगर आप देखें पहले कार्यकाल में इनको समर्थन काफी कम था, उसके तुलना में इस बार जो है उनको जन समर्थन ज्यादा मिला है, क्योंकि इस बार उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक काफी इंक्लूसिव एजेंडा रखा है। हिस्पैनिक लोगों को, ब्लैक्स को उन्होंने काफी, उनकी जो अप्रोच है वो ऐसी रही है कि अमेरिका के हर जनमानस को उन्होंने अपने साथ लेने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के पहले चुनाव में, जो पहले टेन्योर में जो गलतियां हुई, जो नी जर्क रिएक्शंस थे या आज कुछ डिसीजन, कल कुछ डिसीजन शायद उस तरीके के ना लें। पहले एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ये देखा कि उच्च पदों पे जो आसीन अधिकारी थे उनको बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज किया गया, शायद वैसा भी स्थिति अब ना देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार जो है संसद के साथ भी कई बार इनकी टकराव की स्थिति हुई, 2 बार महाभियोग लाया गया इनके खिलाफ। तो ये जो समस्याएं थी वो शायद ना हो, और इस बार जो इनके पास जो असीम ताकत है, क्योंकि सांसद के दोनों सदन इनके साथ है, तो ये काफी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं अगर ये चाहेंगे। जी एम्बेसडर पुरी, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, बहुत संक्षेप में दे। भारतीय उपमहाद्वीप पर ओवरऑल किस तरह का इंपैक्ट देखते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अभी भी अच्छे हैं और आगे बढ़ेंगे। जैसे बंसल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत। भारतीय महाद्वीप उनके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? हम लोग यहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, वो जो इंसिडेंट्स लोग कहते हैं कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये ना बिल्कुल कैपेबल है कि पाकिस्तान हमारे लिए बड़े यूजफुल कंट्री है, इसलिए हम उसके साथ कुछ करेंगे, ये सब भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भारतीय महाद्वीप जो है, जो हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये इंडो पैसिफिक और ये जो चाइना वाला मुद्दा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है और उसमें भारत की ही सबसे ज्यादा भूमिका है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए भारत इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे चलेगा, इनका चाइना के साथ क्या होगा, चाइनीज इनके साथ क्या करेंगे, वो तो उन पे भी डिपेंड करता। कई लोग ये भी मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट, जो चाइनीज हैं, वो इनसे क्यों टक्कर ले। 4 साल की बात है, इनके साथ जरा काम करते हैं, इनके साथ अच्छा करते हैं, जो इनको चाहिए इकोनॉमिक एक्सेस वगैरह वो देते हैं, चाइनीज गुड्स की सब्सिडी कम करते हैं, कई चीजें कर सकते हैं। देखिए, दोनों साइड्स के पास पत्ते होते हैं वो खेलने के। अब हमें देखना पड़ेगा कैसे चलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रांगली मानता हूं कि हमारे रिश्ते अमेरिका के इनके साथ अच्छे रहेंगे। जहां अपॉर्चुनिटीज है वहां चैलेंजेस भी हैं, इसको भी हमें याद रखना।
निश्चित तौर पर जहां अपॉर्चुनिटीज हैं वहां चैलेंजेस भी हैं, लेकिन भारत के साथ में रिश्ते जिस तरह से सुदृढ़ हुए हैं पिछले दिनों में, उस पर हम और उस राह पर और हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी सभी को उम्मीद है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर पुरी आपका और आलोक बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष चर्चा में। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करके 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। भारत और ब्रिटेन समेत कई देशों से डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाइयां मिली हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत वैश्विक तौर पर कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार वापसी पर दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बेहतरीन संबंधों के कुछ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आगे उन्होंने कहा कि आपके अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं के क्रम में मैं भारत अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए सिरे से आगे बढ़ाने की आशा करता हूं। आइए एक साथ मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। हालांकि बधाई देने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ खास अंदाज में ट्रंप को बधाई दी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई मौकों पर इजराइल का खुलकर साथ दिया था। यहां तक कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ही जेरूसलम को इजराइल की राजधानी भी घोषित कर दिया था। बहरहाल इजरायली पीएम ने बधाई देते हुए लिखा कि प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए आपको बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका के लिए नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। आपका सच्चा दोस्त बेंजामिन और सारा नेतन्याहू। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लिखा, हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में मजबूत अमेरिका के युग की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में यूक्रेन के लिए निरंतर मजबूत द्विदलीय समर्थन पर भरोसा करते हैं। अपने संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि वैश्विक मामले में ट्रंप की शक्ति के माध्यम से शांति की प्रतिबद्धता की हम सराहना करते हैं। ये वो ही सिद्धांत है जो कि यूक्रेन को शांति के करीब ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि आपके और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ अधिक शांति और समृद्धि के लिए हम 4 साल तक आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं जीत को लेकर आश्वस्त होने के बाद फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक रैली को संबोधित किए जाने के तुरंत बाद अपने बधाई संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि नए अमेरिकी प्रशासन के तहत ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध प्रगाढ़ होना जारी रहेगा। स्टारमर ने ट्रंप को दिए बधाई संदेश में विशेष संबंध का जिक्र किया। ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर दुनिया भर से जहां बधाई संदेश मिल रहे हैं, तो वहीं रूस का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन अभी ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रूस के लिए अमेरिका अमित्र देश की श्रेणी में है। वहीं तुर्की, जर्मनी, इटली जैसे अधिकतर यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी ट्रंप की जीत से उत्साहित होकर उनके प्रशासन के साथ आने वाले समय में गहरे और प्रगाढ़ संबंधों की उम्मीद जताई है। तो खबर दुनिया की इस कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम जाते जाते आपको ये जरूर दिखाना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका के लोगों में किस तरह का खास उत्साह देखने को मिला है। तो आप देखिए कि किस तरह से उत्साहित है अमेरिकी और किस तरह से प्रतिक्रियाएं हैं उनकी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रंप के समर्थकों ने विश्वास जताया कि इस बार उनके कार्यकाल में अमेरिका में उन्नति और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप काफी मायनों में अमेरिका के लिए बेहतर साबित होंगे। वे मानते हैं कि हर देश को पहले अपने हितों को देखना चाहिए, जो अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा होगी। वहीं चुनाव में ट्रंप के वादों को लेकर समर्थकों का कहना है कि पिछली सरकार की तुलना में ट्रंप सरकार सीमा सुरक्षा, अप्रवास और डूबती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर मजबूती से काम करेगी। मैं बहुत उत्साहित हूं कि ट्रंप ने चुनाव जीता, क्योंकि हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई थी। उम्मीद है कि अमेरिका का स्वर्णिम दौर दोबारा वापस आएगा। अमेरिका को एक मजबूत सीमा नियंत्रण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा करेंगे, वह सीमा को फिर से व्यवस्थित करेंगे। चुनावी नतीजों के आने के बाद से ट्रंप के समर्थकों का व्हाइट हाउस के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गया है। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि कार्यकाल के शुरुआती दिन काफी रोमांचक पूर्ण रहने वाले हैं। मैं ये देखने के लिए खासा उत्साहित हूँ कि ट्रंप अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में कौन सी नीतियाँ लागू करेंगे। गौरतलब है कि ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ है, जहां एक तरफ ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद हासिल करते दिखेंगे, वहीं उनकी पार्टी रिपब्लिकन ने भी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में सफलता हासिल की है।